जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट न्यूज, साइंस एंड टेक न्यूज, डिफेंस न्यूज फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आपका आता है उत्तराखंड लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन फॉर पीपल टू विटनेस द यूनिवर्स अनफोल्ड। देखिए, यूनिवर्स को देखना और एक सर्टन हाइट पर जाकर देखना, जैसे कि लद्दाख में हेनले एक जगह है, वैसे ही उत्तराखंड भी जो है एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करना चाहता है। तो यहां से आप लाइक स्टार्स को, अलग अलग प्लैनेट्स को, मून्स को, ठीक है, या कह लीजिए जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनको जो है ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने ज्वाइन किया है, किसके साथ हाथ मिलाया है? स्टारस्केप्स के साथ, अ लीडिंग एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी, और इंट्रोड्यूस किया है नक्षत्र सभा। ठीक है जी, नक्षत्र सभा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। एक नया इनिशिएटिव है और जिससे एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, रेंज ऑफ एक्टिविटीज हैं जिसमें स्टार गेजिंग है, स्पेशल सोलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। अब यहां पर मकसद क्या है? देखिए, दो तीन चीजें मकसद हैं। सीधा सीधा टूरिज्म को डेवलप करना। टूरिज्म एक ऐसी कह लीजिए सेक्टर है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और लोगों के लिए एक्सपीरियंसेस जो है लेकर आएगा। ठीक है जी। सो अर्ली जून में ये शुरू हो जाएगा एट जॉर्ज एवरेस्ट इन मसूरी, विल कंटिन्यू अंटिल मिड 2025। A series of immersive events, locations across the Uttarakhand. So ये इवेंट्स जो हैं, जैसे आपने डिस्कस किया, विल एक्सप्लोर पोटेंशियल नाइट्स, स्काई साइट्स, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, इन सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस पिरूल लाओ पैसे पाओ, पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन। देखिए, अभी रिसेंटली हमने उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स को देखा और इस लेवल पर फॉरेस्ट फायर्स को देखा कि सरकार जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, या काफी मुश्किल उसको कंट्रोल करने में आ रही थी। एयरफोर्स की मदद ली गई, डिफेंस फोर्सेस की मदद ली गई, बट डिस्पाइट द एफर्ट्स काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ। अब यहां पर पिरूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सवाल आता है कि पिरूल क्या है, ठीक है, और ये क्या है पिरूल लाओ पैसे पाओ। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। पिरूल बेसिकली पाइन ट्री के लीव्स हैं। ठीक है जी, पाइन ट्री के लीव्स हैं जो काफी ड्राई हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर हाई है या किसी भी तरीके से जब वहां पर फॉरेस्ट फायर आपको देखने को मिलता है, तो ये जो पाइन ट्री के लीव्स हैं, जिनको आम भाषा में पिरूल भी कहा जाता है, उसमें बहुत तेजी से आग लगती है। तो उसी चीज को कहा गया कि आप ये जो लीव्स हैं, इसके जो ड्राई लीव्स हैं, इनको लेकर आइए और जो है पर केजी के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। तो मकसद क्या है कि जो जलने वाली, जो क्विक फायर पकड़ने वाली चीजें हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाए। तो इससे दो चीजें होंगी। इससे लोगों को, स्थानीय लोगों को कह लीजिए एक पैसा मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एट द सेम टाइम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सो फ्रॉम द फॉरेस्ट टेक टू द डेजिग्नेटेड पिरूल कलेक्शन सेंटर्स। तो इसमें पर केजी के हिसाब से 50 रुपए का रेट रखा गया है। ठीक है जी, विद द अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर टू देयर बैंक अकाउंट्स। एक्सीलेंट बर्निंग कैपेसिटी, क्योंकि बहुत तेजी से जलता है, इसलिए जो है ये स्कीम लाई गई है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि किस राज्य सरकार ने ये स्कीम जो है लॉन्च की है। नेक्स्ट आपका आता है वाराणसी रोपवे, फर्स्ट लेग लाइकली टू बी रेडी बाय अगस्त। ठीक है, अगस्त तक जो है ये रेडी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो हमने काफी बड़े लेवल पर, जिसको पर्वत माला परियोजना कहा गया बजट में, और ये हिली एरियाज में काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है। धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किया जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल हो सकता है। अब ये शहरों में भी, खासकर जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां पर ये रोपवे प्रोजेक्ट कैसे हेल्पफुल हो सकता है, यहां पर वाराणसी का एग्जांपल है, जो कि कंस्टिट्यूएंसी है प्राइम मिनिस्टर की। सो इंडियाज फर्स्ट अर्बन रोपवे इन वाराणसी टू बी रेडी बाय अगस्त 2024। सो ये कनेक्ट करेगा वाराणसी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन टू रथ यात्रा। ठीक है, बाय अगस्त 2024 अंडर द पर्वत माला परियोजना। ठीक है जी। सो कंस्ट्रक्टेड बाय विश्व समुद्र इंजीनियरिंग।
ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंजेस्टेड एरियाज को कनेक्ट करने में मदद मिलेगी। और एक दिन में जो है 96,000 लोगों को ये कैरी कर सकेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेगा। नेक्स्ट आता है गेल्स 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन मध्य प्रदेश इनॉग्रेटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट। देखिए हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एज अ फ्यूल क्या है, तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि पानी को, ठीक है, H2O को जब H2 प्लस O2 में डिवाइड किया जाता है, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सवाल आता है कि पानी को जब ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है उसका, तो क्या चीज यूज की जा रही है भाई, मिथेन या कार्बन, फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जा रहा है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जा रहा है, सोलर एनर्जी को यूज किया जा रहा है, विंड एनर्जी को यूज किया जा रहा है टू ब्रेक द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसी के बेसिस पे जो है हम ग्रीन हाइड्रोजन और अलग अलग जो है नाम यहां पर देते हैं। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं, देखो ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन में मीथेन और कोल, ब्लू हाइड्रोजन में गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट कम होगा क्लाइमेट चेंज पे। फिर आपका टर्क्योज हाइड्रोजन पायरोलाइसिस, ठीक है, मीथेन, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सबसे सही है क्योंकि आप उसको ब्रेक कर रहे हो, और फर्दर जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी। अब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है कमीशन किया है पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 10 मेगावाट का, कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। सो विद द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, सो ये सारी की सारी कहानी हमने डिस्कस कर ली। तो इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं कि जो एनर्जी की डिपेंडेंस भारत की विदेशों पर है, लगभग लगभग 12 से 15 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं हर साल। ठीक है जी। और अब धीरे धीरे जब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, वैसी एनर्जी की तरफ जो भारत में ही प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी डिपेंडेंस कम होगी विदेशों पर, जॉब्स क्रिएट होंगी, कार्बन एमिशंस कम होंगे, तो ओवरऑल कह लीजिए एक काफी विन विन सिचुएशन यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का जो है टारगेट रखा गया है, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अबाउट 125 गीगावाट बाय 2030। इसमें पंचामृत के गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, पंचामृत में 5 गोल्स हैं, कौन कौन से गोल्स हैं, छोटे से हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों गोल्स। चलिए आगे चलते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में बना था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। फरवरी 2013 में इसको महारत्ना स्टेटस दिया गया। अब महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, ये हम कई बार सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सबको ये अब क्लियर है। ठीक है जी। चलिए, इसके सीएमडी कौन है, संदीप गुप्ता। नेक्स्ट आता है साइक्लोन रेमल में हिट बंगाल बाय May 26। मे हिट क्या, वैसे हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी हिट कर चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ वहां पर। ऑरेंज अलर्ट इन कोलकाता एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स, जिसका प्रभाव जो है बंगाल में, उड़ीसा में देखा गया, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी देखा गया। ठीक है जी। सो आईएमडी ने वार्निंग इशू की थी, साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट कुड इंपैक्ट द कोस्ट एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश ऑल्सो। अच्छा, अब सवाल आता है, दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि ये जो नाम दिया जाता है, ठीक है, रेमल, ठीक है, ये किस देश ने दिया है, ठीक है, और ये अलग अलग देश नाम क्यों देते हैं, ठीक है, इसके पीछे भी सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं, ओमान ने दिया है। ठीक है, वेस्ट एशिया में एक देश है ओमान, जिसके साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा, अब जो भी ये नाम दिए जाते हैं, अलग अलग देश एक नाम सजेस्ट करते हैं, और उनको अल्फाबेटिकली जो है अरेंज किया जाता है, और जो जो साइक्लोन आएगा वो नाम जो है उसको दे दिया जाएगा। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है, जैसे अब ये ही साइक्लोन है रेमल, अब ये तो नहीं है ना कि भाई इंडिया में आएगा, बांग्लादेश में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन को इंपैक्ट कर रहा है, तो वहां के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक देश दूसरे देश को वार्निंग दे सके, एक दूसरे देश की हेल्प कर सके,
उसके लिए कॉमन नाम रखा जाता है और एक समझ आ सके कि ये पर्टिकुलर साइक्लोन की बात हो रही है। हो सकता है कि एक समय पर दो साइक्लोन हो, उससे ज्यादा साइक्लोन हो, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग साइक्लोन हो, एक वीक साइक्लोन हो। तो हम कह रहे हैं कि साइक्लोन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाले साइक्लोन की बात हो रही है। ठीक है, तो उन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है एक सही से कोऑर्डिनेशन बैठ सके, उसके लिए ये आपको देखने को मिलता है। एक नाम है, एक कॉमन नाम को यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, तो यहां पर ये नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। चलिए, यहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब सवाल आता है कि साइक्लोन होता क्या है। देखिए, साइक्लोन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो एक लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अपने आप में पूरा चैप्टर है, बहुत ब्रीफली मैं आपको इसमें बता रहा हूं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, तो लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया, सीज या ओशन में ही बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन नहीं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन सीज में ही बनता है, टेम्परेट साइक्लोन लैंड या सी दोनों पे बन सकता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर इसके जो सेंटर वाला पार्ट है उसको आई बोलते हैं। ठीक है, और इसको वर्टिसेस भी बोलते हैं। और यहां पर आपको एक लो प्रेशर सेंटर मिलता है और ये बिल्कुल शांत एरिया है। इसलिए कहा भी जाता है कि जब साइक्लोन हिट करता है ना, तो बीच में एक ऐसा पीरियड आता है, मतलब पहले खूब बारिश होगी, फिर एक ऐसा पीरियड आएगा बिल्कुल, मतलब शांति लगेगा, ऐसा लगेगा साइक्लोन चला गया। तो सरकार कहती है कि भाई साहब रुको, ठीक है, ये इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी पूरा साइक्लोन खत्म नहीं हुआ, सेकंड पार्ट अभी बाकी है। ठीक है, तो आप अपनी घरों से ज्यादा बाहर मत निकलिए। ठीक है, सेकंड पार्ट कभी भी हिट करेगा अब जल्दी ही। ठीक है, तो ये जो है वार्निंग भी दी जाती है आई में, मतलब बहुत काम कंडीशंस रहती हैं। इनवर्ड एयर सर्कुलेशन है लो प्रेशर सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इसका छोटा सा बहुत ब्रीफली देखो, लो प्रेशर सेंटर है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक है, अब हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा राइट की तरफ टिल्ट होती है। तो अब इसका राइट हो गया ये, इसका राइट हो गया ये, इसका राइट हो गया ये, इसका राइट हो गया ये। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बन गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये बन गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली आप सदर्न हेमिस्फीयर के लिए भी इसको खुद से बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली याद रखेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन, इसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू डिजास्टर्स रिपोर्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूसेस इन असम। असम जो है उसमें बहुत ज्यादा रेगुलर बारिश, फ्लड्स आना, लैंडस्लाइड्स, बहुत तरीके के जो है नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। दो, काफी उपजाऊ जमीन है, ब्रह्मपुत्र वैली है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डिजास्टर्स भी आते हैं। तो इसी डिजास्टर्स को कह लीजिए वार्निंग के लिए, उसको मेजर करने के लिए एक सिस्टम लाया गया है, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम दिया गया है ड्रीम्स पोर्टल। ठीक है, ड्रीम्स पोर्टल लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। एफिशिएंट डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड एड डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसकी सही से रिपोर्टिंग हो सके, सही से सहायता पहुंचाई जा सके लोगों तक। ठीक है, तो ये सारी के सारे एफर्ट्स को कोलैबोरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लाया गया है विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। अब यूनिसेफ को लेकर कल के सेशन में, मतलब एक प्रीवियस सेशन में, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं जिनको यूनिसेफ एम्बेसडर बनाया गया है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप आज का दूसरा क्वेश्चन है, नाम लिखेंगे उनका। ठीक है जी, ड्रिप्स कैप्चर्स क्रिटिकल इंपैक्ट डाटा, एक्सपीडाइटिंग रिलीफ डिलीवरी फॉर डैमेज क्रॉप्स, और सारी चीजें बताएगा वो कि भाई कितनी फसल बर्बाद हो गई है, ठीक है, कितना पशुधन को नुकसान हुआ है, ठीक है, और क्या क्या डिजास्टर रिस्टोरेशन एफर्ट्स लिए गए हैं, कहां कहां एड पहुंचा दी गई है। सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ड्रीम्स पोर्टल लाया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज, मणिपुर गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 30 करोड़ रुपए, 30 एकड़ ग्रासलैंड, आई एम रियली सॉरी, 30 एकड़ ग्रासलैंड टू प्रोटेक्ट आइकॉनिक पोलो पोनीज। अब देखो, पोलो, पोलो एक गेम है, ठीक है, घुड़सवारी करते हुए, आप एक तरीके से हॉकी खेल रहे हैं घुड़सवारी करते हुए, उसको हम पोलो कहते हैं। अब ये पोलो पोनीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोलो में खेलने के लिए जो कह लीजिए यूज किए जाते हैं जानवर, वो
ये काफी अच्छे माने जाते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सो टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मणिपुर पोनी कहा जाता है। 30 एकड़ का ग्रासलैंड्स यहां पर दिए गया है एट इंफाल वेस्ट। और ये मणिपुर पोनी या माइती साइगोल, ठीक है, माइती साइगोल भी कहा जाता है। तो माइती वहां के एक ट्राइब भी है, माइती, कुकीज, नागाज, ठीक है। अभी जो लास्ट ईयर जो कंफ्लिक्ट था वो माइतीज एक तरफ और कुकीज एंड नागाज एक तरफ, यही डिस्प्यूट भी था। चलिए एनीवेज, क्लोजली टाइड टू द स्टेट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अलावा जो घोड़े आपको मिलते हैं, मारवाड़ी हॉर्स, काठियावाड़ी हॉर्स, जांस्कार रेंज जम्मू कश्मीर, ठीक है, स्पीति, भूटिया एंड कच्छी सिंधी हॉर्स, ठीक है। सो वन ऑफ द 7 रिकॉग्नाइज्ड हॉर्स है एंड पॉनी ब्रीड्स ऑफ इंडिया। और ये काफी वैल्यूड ब्रीड है जो कि यूज होती है आपकी पोलो में, बट लगातार इसका नंबर कम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये 30 एकड़ जमीन दी गई है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर की जो गवर्नर हैं सुश्री अनुसुईया यूके इनॉग्रेट स्कूल ऑन व्हील्स एट अ सेरेमनी इन इम्फाल। तो स्कूल्स ऑन व्हील नाम से क्लियर है, ठीक है, मूविंग स्कूल आप इसको कह सकते हैं। ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सो इंप्लीमेंटेड बाय विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर। मकसद क्या है, दूर दराज के स्टूडेंट्स तक जो है, खासकर रिलीफ कैंप में जो बच्चे रह रहे हैं उन तक स्कूली शिक्षा पहुंचाई जा सके, ठीक है जी। सो स्कूल बस इज इक्विप्ड विद लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स, स्पोर्ट आइटम्स, विद टीचर्स एंड जो है रिलीफ कैंप्स में डिफरेंट जगहों पर ये बस जाएगी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो लास्ट ईयर जो राइट्स हुए थे वहां पर, अभी भी बहुत सारे लोग वहां पर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सागा दावा कमेंसेस इन सिक्किम, ठीक है जी। सागा दावा, ठीक है, सागा दावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सिक्किम में। सिक्किम में भी अभी चुनाव हुए थे, ठीक है। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ठीक है, वो पार्टी जीती है, 32 में से 31 सीट लेकर आई है। चलिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। सेलिब्रेटिंग सागा दावा फेस्टिवल दैट फॉल्स एनुअली ऑन 15th डे, ठीक है, 15th डे फुल मून होता है 4th मंथ ऑफ नदरन बुद्धिस्ट कैलेंडर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड बुद्धिस्ट फेस्टिवल माना जाता है, जिस दिन जो है कमेमोरेटिंग द बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड महापरिनिर्वाणा, ठीक है। महापरिनिर्वाणा क्या है, जब गौतम बुद्ध का देहांत होता है, ठीक है, पासिंग अवे ऑफ गौतम बुद्धा ऑफ बुद्धा शाक्यमुनि। तो इस चीज को कमेमोरेट किया जाता है सागा दावा फेस्टिवल में। आप मान के चलिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सिक्किम का, ठीक है। सो इसको ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग जो है कैलेंडर्स फॉलो होते हुए मिलते हैं। तिब्बतन न्यू ईयर फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ फेब और मार्च, ठीक है। सागा दावा 4th मंथ होता है तिब्बतन ल्यूनर कैलेंडर का। सिमिलरली द्रुक्पा शेची, ठीक है, द्रुक्पा शेची, सो ये होता है 6th मंथ ऑफ तिब्बतन ल्यूनर कैलेंडर, ठीक है जी। और फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा एट सारनाथ, सारनाथ है आपका, हाँ जी, वाराणसी के पास में, ठीक है। 15th डे ऑफ 7th मंथ ऑफ तिब्बतन ल्यूनर कैलेंडर। और डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, डेडिकेटेड टू द माउंट कंचनजंगा, ठीक है। सो फेस्टिवल का नाम है पांग लबसोल। थोड़ा सा टफ है, ठीक है, 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा आपको ताकि दिमाग में ये कहीं ना कहीं रहे, बैक ऑफ द माइंड में ये इंफॉर्मेशन रहे। आगे चलते हैं। सिक्किम हाई कोर्ट इंट्रोड्यूसेस मेंस्ट्रुअल लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉइज। पहली ऐसी हाई कोर्ट होने जा रही है जो कि मेंस्ट्रुअल लीव जो है प्रोवाइड करेगी वुमेन एम्प्लॉइज को। इसको काफी हिस्टोरिक स्टेप के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ऐसा पहले नहीं था। सो इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिक्किम हाई कोर्ट मेंस्ट्रुअल लीव जो कि 2 से 3 दिन की छुट्टी रहेगी और कहीं पर भी नहीं है ऐसा अभी तक, ठीक है। सो लीव वुड बी ग्रांटेड ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल अफसर ऑफ हाई कोर्ट। और ये जो लीव है काउंट नहीं की जाएगी एम्प्लॉय के ओवरऑल लीव अकाउंट में भी, ठीक है। कंट्री का स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है, 3 जजेस हैं इसमें विद जस्ट 9 ऑफिसर्स इन द रजिस्ट्री इंक्लूडिंग 1 वुमेन ऑफिसर। तो अब इसको लेकर अलग से एक डिबेट हो सकती है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो सिक्किम हाई कोर्ट इज द फर्स्ट हाई कोर्ट टू इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान
उद्यान, ठीक है, उद्यान मतलब बेसिकली गार्डन, ठीक है, संविधान उद्यान नाम से क्लियर है, ठीक है, संविधान से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहां पर इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप, ठीक है, एक प्राइवेट ग्रुप है, कोलैबोरेट टू डेवलप इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, ठीक है, संविधान उद्यान, ठीक है जी। और मकसद क्या है, कहां पर है, सबसे पहले तो पुणे महाराष्ट्र में। मकसद क्या है कि हर व्यक्ति जो है ऑनर करे मस्ट द ड्यूटीज आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनॉग्रेट किया गया जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इन सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, उनके द्वारा जो है ये इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हमारा जो संविधान है बहुत सारे देशों से हमने इंस्पायर है। मेनली जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैड रिटन द यूनिक कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरे को आप ये बताएंगे कि एक और राइटर थे, ठीक है, एक और राइटर थे जिन्होंने इसको लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उनकी ओरिजिनल कॉपीज जो है पार्लियामेंट में रखी गई हैं, ठीक है जी। हीलियम फील्ड केस में, ठीक है, हीलियम फील्ड केस में लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनने में। चलिए, महाराष्ट्र गियर रिजर्व फॉर टाइगर ट्रांसलोकेशन टू सह्याद्री रिजर्व। सो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ट्रांसलोकेट करेगा टाइगर्स को टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन चंद्रपुर टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व। देखो सह्याद्रीज को ऐसे याद रखना, सह्याद्रीज जो वेस्टर्न घाट्स है उनको सह्याद्रीज भी कहा जाता है, ठीक है, सह्याद्रीज भी कहा जाता है। ओके, सो यहां पर जो है वन ऑफ द 5 टाइगर रिजर्व है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जिसमें कोई भी टाइगर नहीं है। इंटरेस्टिंग है, टाइगर रिजर्व है पर कोई भी टाइगर नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगेन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होगा कि देयर आर फ्यू टाइगर रिजर्व, जिसमें कोई टाइगर नहीं है। तो हो सकता है पेपर में बैठकर आपको याद आए कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, टाइगर रिजर्व है टाइगर नहीं नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। सो देयर आर टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ये दैट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। चलिए, सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैड क्लियर द ट्रांसलोकेशन प्लान। फाइनल गो हेड जो है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से जो है इज अवेटेड, ठीक है, उससे अवेटेड है। ओके, तो ये है टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व। नोटिफाई किया गया था 2010 में, अमेलगमेटिंग द चंदोली नेशनल पार्क एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इंक्लूड्स द एरिया अराउंड द कोयना डैम, ठीक है जी, द वरना रिवर। अच्छा, ये वरना रिवर जो है किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, अगला क्वेश्चन है ये मेरा, ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी जो बच्चे सारे के सारे आंसर्स को लिख रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। डोंट टेक एस के भाई हाँ ठीक है क्वेश्चन पूछ लिए, आंसर ठीक है मेरे को याद, लिखिए, याद रहेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। दिस इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसके पीछे का समझिए, ठीक है। चलिए, तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया। ओके, सो ये हो गया आपके टाइगर रिजर्व्स ऑफ महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस ए आउटब्रेक इन केरल, 12 डेथ्स सो फार, 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन अलर्ट। सो हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक केरल में 12 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट पे रखा गया है, ठीक है जी। लगभग इतने कंफर्म्ड केसेस, 1900 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज हैज पुट आउट अलर्ट फॉर 4 डिस्ट्रिक्ट्स, कोझिकोड, मलापुरम, थिरुसर और एर्नाकुलम, ठीक है जी। हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें तो क्या है हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए जो है हाईली कॉन्टेजियस वायरल लीवर इंफेक्शन है, ठीक है, लीवर इंफेक्शन है, और वैक्सीन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक ये रह सकता है। इसमें जनरली इसके कह लीजिए सिम्टम्स क्या हैं, जॉन्डिस, पीलिया जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से इन्फेक्टेड फूड से जो है स्प्रेड होता है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, चंडीगढ़ के पास में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अलग है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लाडरा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू साइन एमओयू विद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। तो यहां पर ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम होगा, और यहां पर
जो है कोलैबोरेट किया गया बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कहा गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप्स किए जाए। और सो विल बी टॉट बाय द फैकल्टी ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल फॉर अ सेमेस्टर एंड अंडर दिस ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। ठीक है, ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं सतनाम सिंह संधू। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चा में थे ये जो सतनाम सिंह संधू हैं, ये चर्चा में थे, क्यों थे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। वेरी वार्म इंडियन ओशन इज कॉजिंग मास कोरल ब्लीचिंग इन लक्षद्वीप। देखिए अगेन ये क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है सीधा सीधा। एक तरफ आप ये कोरल रीफ्स को देखिए हरे भरे, और एक तरफ ये कोरल रीफ्स को देखिए बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बंजर, व्हाइट कलर के, व्हाइट के बाद ये ब्लैक कलर के पड़ जाते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। बेसिकली कोरल पॉलिप्स और जूजेंडली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। कोरल पॉलिप्स क्या है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। जूजेंडले क्या है, एल्गी है। दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं। इसको एक स्टोरी के रूप में समझते हैं कि कोरल पॉलिप्स के पास एक बड़ा घर है, ठीक है, हैबिटेट है। ठीक है, तो जूजेंडले कहता है कि भाई साहब मैं यहां पे रह सकता हूं। तो कोरल पॉलिप्स कहता है कि भाई साहब तुम रह तो लोगे, किराया क्या दोगे? कह रहा भाई साहब किराया तो नहीं दे सकता, मेरे को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। ठीक है, तो जूजेंडले क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खाना बना सकता है, जो कि इसको वो खाना प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कलर्स देता है। तो इस तरीके से दोनों विन विन रिलेशनशिप में रहते हैं। बट इसके लिए सर्टन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर वहां पर पॉल्यूशन है, वहां पर कह लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो जूजेंडले है, जो एल्गी है, वो इसको छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, कोरल पॉलिप्स को। उसके बाद क्या होगा, जो ये कलर्स आपको दिखाई देते हैं ये नहीं दिखाई देंगे। इस तरीके से व्हाइटनिंग ऑफ कोरल्स होना लगेगा। उसके बाद ब्लैक कलर के कोरल्स होने लगेंगे। इसका मतलब है कि कोरल जो रीफ्स है ये डेड हो गए। अब ये कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये दुनिया भर के ओशियन का सिर्फ 1% है, बट इसमें 25% के लगभग जो है दुनिया भर की ऑर्गेनिजम्स, मेरीन ऑर्गेनिजम्स यहां पर रहते हैं। इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। तो अब कहानी पे आते हैं दोबारा। लक्षद्वीप, जो कि कहे ही कोरल आइलैंड जाते हैं, 36 अराउंड कोरल आइलैंड्स हैं, उनमें आपको कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है, विच इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है जी। सो सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने लगभग सारी चीजें आपको इसमें बता दी हैं। वाइड स्प्रेड ब्लीचिंग इंपैक्ट लक्षद्वीप सी पर, पीरियड ऑफ मेरीन हीट वेव्स अफेक्टिंग द सिंस लास्ट अक्टूबर 2023। ठीक है जी। एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। सो आई हैव टोल्ड यू द होल स्टोरी। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर मडी वाटर है, यहां पर क्लियर वाटर चाहिए, हल्का सलाइन वाटर, क्लियर वाटर चाहिए, और टेम्परेचर एक सर्टन रेंज में होना चाहिए। उसके बियॉन्ड टेम्परेचर जाएगा तो कोरल ब्लीचिंग होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है एयर इंडिया launches Airbus A350-900 on Delhi to Dubai route, marks the international debut। ठीक है, तो एयर इंडिया ने एयरबस लॉन्च की है। ठीक है, commenced ऑपरेशन ऑफ इट्स ब्रांड न्यू एयरबस 350-900 एयरक्राफ्ट ऑन द बिजी दिल्ली टू दुबई रूट। ठीक है, फ्लैगशिप प्लेन्स इंटरनेशनल डेब्यू। सो एयर इंडिया बिकम्स द ओनली कैरियर टू ऑपरेट A350 बिटवीन इंडिया एंड दुबई। तो एयर इंडिया सिर्फ एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो A350 को चलाएगा इंडिया और दुबई के बीच में। इंडिया और दुबई के जो रूट है वो काफी ज्यादा कह लीजिए बिजी रूट है, बहुत लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो यहां पर इंडिया ने एयर इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट चलते हैं जीआई टैग्स में। जीआई टैग सर्टिफिकेट मिला है अपॉन द ट्रेडिशनल आर्टिशंस ऑफ कच्छ अजरक। ठीक है, कच्छ से आपको ये चीज क्लियर हो रही है, गुजरात की बात हो रही है। ठीक है, अब अजरक के बारे में देख लें। तो ये पर्टिकुलर एक पैटर्न है। ठीक है जी, तो एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है। ठीक है, होल्ड डीप रूट्स इन द कल्चर ऑफ गुजरात, पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ सिंध, बारमेर एंड कच्छ। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ट्रीटेड ऑन द कॉटन क्लोथ। ठीक है जी। सो यहाँ का जो नॉमेनक्लेचर है अजरक, इसका मतलब है इंडिगो। ठीक है, अब इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो रिवोल्ट, बहुत फेमस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वेल नोन पावरफुल डाई टू अचीव द ब्लूइश इफेक्ट। ठीक है, ये ब्लू कलर का इंपैक्ट या इफेक्ट जो है आपको इसकी वजह से देखने को मिलता है। लगभग 400 साल पहले जो है
सिंध मुस्लिम्स के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये गुजरात के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में एस्ट्रोनॉमर्स फाइनली डिटेक्ट रॉकी प्लैनेट विद एन एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। एटमॉस्फेयर एक गैशियस एनवेलप है। जैसे हमारी धरती है, तो धरती के आसपास में एक गैशियस एनवेलप है जिसमें बहुत सारी गैसेज हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, देन 1% में बाकी सारी गैसेज आती है। नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 21%। अब इससे होता क्या है, इस गैशियस एनवेलप से आप और मैं इस धरती पर जीवित हैं। ठीक है, एक सही कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज है जिसकी वजह से सारी चीजें उपयुक्त हैं, लाइफ पॉसिबल है धरती पर। अच्छा, अब ये जो एटमॉस्फेयर को ढूंढने की कश्मकश है, ये साइंटिस्ट या कह लीजिए एस्ट्रोनॉमर्स काफी समय से कर रहे हैं। फाइनली जाकर एक प्लेनेट मिला है जहां पर आपको ये एटमॉस्फेयर मिला है। तो अब सवाल आता है कि अच्छा, मतलब ये कहां पर है और क्या यहां पर लाइफ पॉसिबल है, देखते हैं। चलिए, सबसे पहले प्लेनेट का नाम है 55 कैंसरी और जैनसन। ठीक है, कैंसरी और जैनसन, जो कि 8.8 टाइम्स मैसिव है देन द अर्थ, मतलब और विद द डायमीटर ऑफ अबाउट ट्वाइस ऑफ आवर प्लैनेट। और ये आपका मिल्की वे गैलेक्सी में ही है, हमारी गैलेक्सी में ही है, अबाउट 41 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। अब ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड इंटू 3 लाख मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इतना किलोमीटर, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर बनता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना, 41 से, that will be far। ठीक है जी। सो इन द कॉन्स्टलेशन कैंसर, और एक ऑर्बिटेड स्टार्स एट 125th द डिस्टेंस, जो कि सन और मरकरी के बीच में है। ठीक है, तो ये उतना ही डिस्टेंस उसके इर्द गिर्द ट्रेवल करता है, अपने स्टार के इर्द गिर्द। बट यहां पर ये वन ऑफ द हॉटेस्ट नोन रॉकी एक्सोप्लैनेट होता है, जो हमारे प्लैनेट्स के, जो हमारे 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, उसके बाहर है। ठीक है, नेपच्यून के बाहर वाले प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। और अपेरेंटली विद द सरफेस ऑफ मॉल्टन रॉक। ठीक है, मॉल्टन रॉक है वहां पर, जैसे रॉक है ठंडी हो जाती है तो उसी पे तो हम चल फिर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा वहां पर नहीं है, तो वहां पर हैबिटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मतलब वो हैबिटेबल नहीं है क्योंकि रॉक है, पिघली हुई रॉक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेयर है पर टेम्परेचर ज्यादा है। चलिए, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। टाइटली लॉक्ड है। टाइटली लॉक्ड का मतलब होता है जैसे मून है, मून धरती के साथ टाइटली लॉक्ड है। टाइटली लॉक्ड का मतलब होता है कि जितना समय वो धरती, जैसे मैं एक मून का एग्जांपल ले रहा हूं, जितना समय मून धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में लेता है, उतना ही अपने एक्सिस पे घूमने में लेता है लगभग। ठीक है, 27-28 डेज के लगभग। अब इसी के कारण आपको मून का एक ही फेस दिखाई देता है। ठीक है जी, तो ये भी जो है अपने कह लीजिए उसके साथ टाइटली लॉक्ड है, अपने जो स्टार के साथ। 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे। ठीक है, इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन यूजिंग 2 इंस्ट्रूमेंट्स अबाउट द जेम्स वेब टेलीस्कोप इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंशियल इनहॉस्पिटेबल एटमॉस्फेयर। तो ये जानकारी इसमें मिली है। आगे चलते हैं। आदित्य L1 एंड चंद्रयान 2 कैप्चर इंटेंस सोलर स्टॉर्म्स दैट हिट द अर्थ। सो यहां पर आदित्य L1 ने और चंद्रयान 2 ने कहा है कि हाई स्पीड सोलर विंड, हाई टेम्परेचर सोलर विंड प्लाज्मा धरती पर एंटर कर रहा है। अब सवाल आता है कि ये क्या होता है, सोलर विंड क्या होता है, सोलर, ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट होगा धरती पर। देखो, ये न्यूज थोड़ी सी हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन क्या है उस चीज की, कंसेप्ट, बेसिक सा कंसेप्ट और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ओके, एटलीस्ट 5 सोलर स्टॉर्म्स, कोरोनल मास इजेक्शन इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे प्लेनेट के प्रोटेक्टिव फील्ड पे मतलब अटैक कर रहा है। तो ऐसे समझो एनर्जी है। ठीक है, अगर आप इसको नासा की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो नासा इसको कहता है कि जैसे बल्ब, जैसे आप डकार लेते हैं, ठीक है, डकार लेते हैं तो एकदम एनर्जी निकलती है, तो वैसे ही सन जो है एक तरीके से बल्ब कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो एनर्जी धरती पर पहुंच रही है और उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, सो सोलर फ्लेयर्स फ्रॉम अ सिंगल मैसिव सनस्पॉट नेम्ड AR3664 which is more than 15 times wider than the earth। ठीक है, एक सन स्पॉट मतलब सन पे भी एक स्पॉट है। ठीक है, वो 15 गुना, ठीक है, धरती से। सो दैट शोज द इंटेंसिटी। सो दीज आर इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन
जो कि मैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अगेन सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझो कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब आप पूछेंगे अच्छा ऐसा क्यों है, सडनली एकदम बर्प किया, एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों की, नॉर्मल टाइम्स में क्यों नहीं की? इसके पीछे का एक्चुअल कारण अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये बट हाँ देखा गया है कि सन में जो है बहुत सारे क्या हैं, स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं। ठीक है, कूलर स्पॉट्स हैं, तो ये कभी कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दैट वी नो। और ये कोरोनल मास इजेक्शन जिसे कहा जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स पर आपका ऑब्वियसली जो सन के पास है उसमें ज्यादा इंपैक्ट होगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसमें इंपैक्ट कम होगा। बट धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपनी तरफ खींचता है, और इसीलिए आपको नॉर्थ और साउथ पोल के पास में कुछ लाइट्स दिखती हैं। ठीक है, वो लाइट्स क्या होती हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, लाइट्स दिखती हैं आपको नॉर्थ और साउथ पोल के पास, बहुत बेहतरीन लाइट्स होती हैं, वो भी उसके पीछे का कारण भी है कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है। चलो आगे चलते हैं, काफी इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, चलिए, इसरो कंप्लीट्स की टेस्ट फॉर इंडिया फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सो इसरो ने कंप्लीट किया है की टेस्ट फॉर इंडिया फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन। देखो क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक का सिंपल मतलब यह है कि बहुत कम टेम्परेचर पर आप किसी भी फ्यूल को रखते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जा सकता है? एक बहुत सिंपल रीजन ये होता है कि जब भी सॉलिड फ्यूल होता है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल होगा तो क्या होगा, वो बहुत कम स्पेस लेगा। अगर लिक्विड होगा तो और ज्यादा लेगा, अगर गैसियस फ्यूल होगा तो और ज्यादा स्पेस लेगा। तो जब आप उसको कूल डाउन कर लेते हैं तो आप उसको सॉलिड फॉर्म में रख सकते हैं। उससे क्या होगा, आप ज्यादा फ्यूल को ले जा सकते हैं, आपकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। पेलोड होता है मतलब जो भी आप सामान लेके जा रहे हैं वो बढ़ जाएगा, और आपको ज्यादा एनर्जी मिल सकेगी, कम वॉल्यूम से ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। एक बहुत सिंपल इसका बेनिफिट क्रायोजेनिक इंजन का, और ऑब्वियसली एडवांस टेक्नोलॉजी है। सो इसरो कंडक्टेड फर्स्ट इग्निशन ट्रायल फॉर SCE 200 सेमी क्रायोजेनिक इंजन एट द सेमी क्रायो इंटीग्रेटेड इंजन टेस्ट फैसिलिटी लोकेटेड इन इसरो प्रोपल्शन सेंटर, और ये कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन विच वर्क्स ऑन अ प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन एम्ड एट एनहेंसिंग द पेलोड कैपेबिलिटी। जो अभी जो मैंने आपको कहानी बताई वही है कुल मिला के कहानी। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, फाउंडर विक्रम साराभाई, अभी डायरेक्टर हैं एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट आता है आपका स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हिस्ट्री क्रिएट्स हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग अग्निबाण रॉकेट। अब इसमें दो चीजें आती हैं, सबसे पहले तो स्पेस सेक्टर में लगातार सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो यहां पर स्पेस सेटअप अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है वर्ल्ड का पहला रॉकेट विद फुली 3D प्रिंटेड इंजन। अब ये 3D प्रिंटिंग क्या होता है, देखिए 3D प्रिंटिंग ये होता है, अब इसको ऐसे समझिए कि जनरली घर जब बनता है, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, घर बनता है तो घर में क्या किया जाता है, ईंट रखा जाता है, ठीक है, उस पर सीमेंट और सारी चीजें धीरे धीरे दीवार खड़ी की जाती है। अब इस 3D इंजन 3D कह लीजिए मशीन में क्या होता है, 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि जो ये सारा का सारा मिक्सचर है ये सीधा सीधा जो मशीन है वो ट्रेवल करेगी और वो पूरा का पूरा दीवार क्रिएट करती चलेगी। ठीक है, ये 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स जो हैं बननी शुरू हो गई हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि पहले एक जगह ईंटें बनेंगी, उसको आप ट्रांसपोर्ट करोगे, फिर एक जगह सीमेंट बनेगा, फिर उसको लाइक मिस्त्री लगाएगा। अब ये सारी चीजों की जगह एक मशीन है, वो सारा का सारा मिक्सचर बना रही है और सीधा सीधा इस लेयर्स को लगा रही है, पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। ठीक है, एक बिल्डिंग को खड़ा होने में जिसमें 6 महीने 8 महीने लग रहे हैं वो 1 महीने में भी तैयार हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट। अब आते हैं इस पे, तो इसमें क्या है कि फुली 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है, 3D प्रिंटेड इंजन है तो वो पूरा का पूरा इंजन क्रिएट हो गया, पहली बार दुनिया का पहला इस तरीके से इंजन बनाया गया है। तो चेन्नई हेडक्वार्टर स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस फाइनली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, और ये जो है इंडिया का पहला फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम अ प्राइवेट लॉन्च पैड जिसका नाम रखा गया है धनुष। ठीक है, धनुष एस्टेब्लिश्ड बाय अग्निकुल, और इट इज ऑल्सो इंडिया फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च, वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। तो इसके कुछ खास चीजें, क्रायोजेनिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया, 3D प्रिंटेड क्या है वो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है जी, फाउंडेड इन 2017 बाय श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम, सत्या चक्रवर्ती। तो ये पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया इसरो के साथ। ठीक है, इसरो की एक एजेंसी है जिसका नाम है इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस, जो कि इस तरीके के सारे एग्रीमेंट साइन करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्री फायर। ठीक है, प्री फायर, ट्विन क्लाइमेट सैटेलाइट्स ऑन अ पोलर जर्नी। ठीक है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो पोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोल्स क्या करते हैं? देखिए, पोल्स जो है पूरी दुनिया के टेम्परेचर्स को मेंटेन करते हैं। वहां पर आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं। ठीक है जी, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, आर्कटिक का रीजन हो, अंटार्कटिक का रीजन हो। अब जो इंपैक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, वो बहुत ज्यादा हो रहा है उस पर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए जब हम कोल को बर्न करते हैं, जो ब्लैक सूट पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो गया आइस पर। अब आइस का जो एल्बिडो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 90 to 95% तक एल्बिडो होता है। एल्बिडो मतलब होता है कि जितनी सनलाइट आई कितनी टकरा के वापस चली गई। मतलब 100 यूनिट सोलर एनर्जी आई तो 90 to 95 टकरा के वापस चली गई। इसलिए हम सनग्लासेस भी पहन के रखते हैं। अब सोचो कि उस पे सूट पार्टिकल्स आ गए, ब्लैक कलर के सूट पार्टिकल्स। अब ये क्या होगा कि ये एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होके जा रही थी नहीं जाएगी। ब्लैक कलर क्या होता है, डार्क कलर्स को क्या कहते हैं हम, कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो। तो ये क्या होगा, ये ग्लेशियर जल्दी पिघलने लगेंगे। मतलब जो टेम्परेचर का इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है इन ग्लेशियर्स पर, पोल्स पर। अगर ये इंपैक्ट बढ़ेगा तो सी लेवल राइज होगा, कोस्टल एरियाज के लोगों को और अंदर आना पड़ेगा। अंदर वैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 800 करोड़ की पॉपुलेशन वैसे हो रखी है, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब एक एक इंपैक्ट, एक चेन रिएक्शन है इसमें। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के नासा ने सैटेलाइट लॉन्च किया प्री फायर टू स्टडी अर्थ पोल्स, द फर्स्ट ऑफ द पेयर ऑफ द क्लाइमेट सैटेलाइट डिजाइन टू स्टडी हीट एमिशंस एट अर्थ पोल्स फॉर नासा इज इन ऑर्बिट लिफ्टिंग ऑफ atop rocket labs electron rocket from the company's launch complex। ये इंफॉर्मेशन है, जो कंसेप्ट है मैंने आपको बताया, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि 2 शू बॉक्स क्यूब सैटेलाइट्स हैं। मकसद क्या है, हाउ मच हीट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रेडिएट इनटू स्पेस एंड हाउ दिस इन्फ्लुएंसेस द ग्लोबल क्लाइमेट। कितनी एनर्जी यहां पर एमिट होती है और कैसे ये दुनिया भर के क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है, ये इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका नासा ने कैप्चर किया यिन यांग क्रेटर ऑन तुर्कीज माउंट नेम्रत। अब ये देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, यिन यांग क्रेटर कहां पर है, क्रेटर क्या होता है। क्रेटर देखो, कोई वॉल्केनो हो जब होता है तो वॉल्केनो का जो ये मुंह है ऊपर वाला, जहां से जो है कह लीजिए लावा, ऐश, गैसेस निकलती हैं, जब ये ठंडा हो जाता है, जब इसमें से लावा निकलना बंद हो जाता है, तो इसको, इस जंगली पार्ट को, या उससे पहले भी, ठीक है, इस माउथ वाले पार्ट को हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, लावा निकल रहा है नहीं निकल रहा। हाँ, ये है कि जब ये ठंडा हो गया, इसमें पानी चला गया। ठीक है, जब कई बार इसमें क्या होता है, पानी चला जाता है, उसको क्रेटर लेक भी कहा जाता है। ठीक है, क्रेटर लेक भी कहा जाता है। तो यहां पर इन्होंने कैप्चर किया है यिन यांग क्रेटर को तुर्की के माउंट नेम्रत में। ठीक है, और इसमें आप यहां पर आप देख सकते हैं पानी आपको दिख रहा है, जो अभी मैंने आपको कहानी बताई कि जब लावा निकलना बंद होगा तो उसमें पानी चला गया और एक लेक की शेप ले लेता है। साउथ अमेरिका की एक बड़ी फेमस लेक है। ठीक है, बहुत फेमस लेक है जो इस तरीके की क्रेटर लेक है। ठीक है, जिसको हनीमून लेक भी कहा जाता है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप उसका नाम लिखेंगे। चलिए, नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैप्चर्ड अ रियर इमेज ऑफ अनयूजुअल क्रेटर विच इज द माउंट निम्रत वॉल्केनो इन तुर्की। ठीक है, तुर्की या तुर्की आजकल इन्होंने नाम बदल लिया अपने देश का। और दिस इज द रीजन, 2 हाफ में डिवाइडेड है। एक सॉलिडिफाइड लावा रीजन है, लेक है, और यिन यांग सिंबल फ्रॉम द चाइनीज फिलॉसफी ये लिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्रेटर कहां पर है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैंने आपको बताई। ओके, नेक्स्ट आपका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ऑल सेट फॉर हर थर्ड स्पेस मिशन। सुनीता विलियम जो मूल रूप से भारतीय हैं बट अमेरिकन सिटीजन हैं, और रेडी टू फ्लाइट इनटू द स्पेस फॉर द थर्ड टाइम, पायलट अबॉर्ड द बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, इन द फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट
सो बोइंग का स्टार लाइनर विल ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम केप कैनवेरल इन फ्लोरिडा, बट ये बाद में चलकर नहीं हो पाया, ठीक है, ड्यू टू सर्टन रीजंस, ये हम देखेंगे। तो अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो इनकी उम्र 58 है और 3 बार ये उससे पहले जा चुकी है, ठीक है। एक्सपीडिशन 14-15 2006 से 7 और एक्सपीडिशन 32-33, और अभी तक इन्होंने 322 दिन स्पेस में बिताए हैं। 2 मिशंस में 322 दिन, लगभग लगभग आप मान के चलिए कितना हो गया, ठीक है, 11 महीने, ठीक है, इन्होंने स्पेस में बिताए हैं, ठीक है। और 50 आवर्स एंड 40 मिनट्स, शी इज सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ टोटल क्यूमुलेटिव स्पेस वॉक टाइम, ठीक है, स्पेस में वॉक करा है 50 घंटे तक, ठीक है जी। और इनका जो टेस्ट फ्लाइट है पोस्टपोन्ड ओवर एटलस रॉकेट ग्लिच, ठीक है, रॉकेट में कुछ ग्लिचेस आए, उसकी वजह से पोस्टपोन हो गया, ठीक है। तो ये न्यूज मतलब कॉन्टिन्यूएशन में ये न्यूज थी। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंडियन गोज टू स्पेस टूरिस्ट ऑन जेफ बीजोस ब्लू ओरिजिन। सबसे पहले तो जेफ बीजोस जो अमेजन कंपनी है उसके फाउंडर हैं, और उनका स्पेस जो इनिशिएटिव है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन। इसमें जो है वो स्पेस टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अब ये सवाल आता है कि स्पेस टूरिज्म क्या होता है, ठीक है, स्पेस किसे कहते हैं। देखिए, धरती के सरफेस से 100 किलोमीटर पर जो है, साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि 100 किलोमीटर पर हम इस लाइन को क्या कहेंगे, कर्मन लाइन, ठीक है, कर्मन, कर्मन, जैसे ना तू मेरा कर्मा, ठीक है, कर्मा मूवी भी थी, सो कर्मन लाइन। अब इस लाइन के ऊपर क्या होगा, स्पेस है, ठीक है जी। तो वो भाई साहब यहां तक गए और वापस आ गए। अब ये आजकल नया कह लीजिए एक टूरिज्म का वो बना हुआ है कि आप स्पेस में जाएंगे, उस कह लीजिए जो नो ग्रेविटी वाला जोन है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। वो एक्सपीरियंस कैसा है, तो इसमें एस्ट्रोनॉट्स नहीं जा रहे हैं, सिविलियंस जा रहे हैं, ठीक है। तो जेफ बीजोस के साथ भारतीय मूल के इंडियन स्पेस टूरिस्ट जिनका नाम है गोपी, ठीक है जी, गोपी थोटोकुरट, ठीक है, थोटाकुरा, सॉरी, गोपी थोटाकुरा, ठीक है जी, अमंग द 6 स्पेस टूरिस्ट हु अंडरटुक अ शॉर्ट रिक्रिएशनल ट्रिप ऑन May 19। तो आई होप आपको स्पेस क्लियर हो गया, जेफ बीजोस, ब्लू ओरिजिन क्लियर हो गया, और गोपी हो गई क्लियर, ठीक है, गोपी से याद रहेगा आपको। लास्टेड ओनली फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट के लिए रहा ये, बट 10 मिनट के लिए उन्होंने एंजॉय किया कि क्या होता है, ठीक है, वेटलेसनेस क्या होता है, कैसे पता लगता है। अटेंड अ मैक्सिमम हाइट ऑफ अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, मतलब 100 किलोमीटर तक तो हम मान रहे हैं एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर स्पेस है, तो उसके ऊपर 5 किलोमीटर तक ही गए बस, फिर वापस आ गए, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट आपका पावर्ड बाय कैंडलवेक्स रॉकेट लॉन्च, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सो जर्मन कंपनी टेस्ट रॉकेट पावर्ड बाय कैंडलवेक्स, सो यहां पर सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ कैंडलवेक्स पावर्ड रॉकेट, कैंडलवेक्स पावर्ड रॉकेट, ठीक है। नई नई चीजें आ रही हैं, कैपेबल ऑफ कैरिंग कमर्शियल सैटेलाइट ऑन अ टेस्ट सब ऑर्बिटल फ्लाइट, और 12 मीटर का है, 2.5 टन टेस्ट रॉकेट, और इसका नाम ये दिया गया है SR-75, ठीक है। तो ये क्या होगा, सैटेलाइट्स को कैरी कर सकेगा अप टू 250 केजी टू द हाइट ऑफ, टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 किलोमीटर्स, फ्यूल्ड बाय पैराफिन, मतलब इसमें मकसद क्या है, क्या पैराफिन जो है, कैंडल वैक्स है, लिक्विड ऑक्सीजन है, बेसिकली कुल मिला के जो फ्यूल है वो नए तरीके का फ्यूल जो है इसमें डाला गया है, इसको टेस्ट ट्राई किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पाकिस्तान का हिस्टोरिक ल्यूनर मिशन, ठीक है, इसको खैर पाकिस्तान की मीडिया ने काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, पर एक्चुअली में ये चाइना का मिशन है टेक्निकली आप देखें, हाँ, बट उसमें कुछ पाकिस्तान का भी रोल इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। सो चाइना सेट टू लॉन्च ल्यूनर प्रॉब चांगेज 6 विद पाकिस्तान सैटेलाइट ऑन बोर्ड, मतलब चांगेज 6 जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की भी एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की मिनिएचर नैनो सैटेलाइट आई क्यूब कमर क्यूब सैट, ये नाम दिया गया है, और इसमें ऑप्टिकल कैमरास लगे हैं, मून सरफेस की इमेजेस को लेगा ये, और ये हन्नान प्रोविंस, अगर आप चाइना का मैप देखेंगे तो चाइना के मैप में साउथ ईस्ट में एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा आपको, हन्नान, ठीक है, वहां से ये अपने रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। विल मेक अ राउंड ट्रिप, कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द साइड ऑफ द मून, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट सिर्फ ये जो है पाकिस्तान की नहीं लेके जा रहे, इसके अलावा जो है फ्रांस, इटली, स्वीडन की सैटेलाइट्स भी जाएंगे, ठीक है, बट हाँ, पाकिस्तान में बहुत बड़े तरीके से इसको दिखाया गया।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है होने जा रही है कहां पर? चिले में। ठीक है, चिले कहां पर है? एक देश है आपका साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे तो यहां पर ये जो देश है इस तरीके से एंडीज माउंटेन में मेनली वो है आपका चिले। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इनॉग्रेट्स वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन चिले। भारत में भी है ये। कहां पर है? हेनले। ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन हेनले। तो बट ये सबसे ज्यादा हाइट पे होने जा रही है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो बनाने जा रही है। कहां पर? चिले में। सो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी इन चिलेस एंटोफगास्ता रीजन 5640 मीटर, लगभग लगभग 16,500 फीट की हाइट पे। ठीक है, सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है उनियाला। ठीक है, उनियाला मल्टी ब्रैकिटाटा। ठीक है जी, ये क्या है? ये एक तरीके से आप कह लीजिए ट्री स्पीशीज है, रेयर ट्री स्पीशीज है जो 140 सालों से वेस्टर्न घाट्स पे नहीं मिली थी, अब फाइंड आउट की गई है। कहां पर फाइंड आउट की गई है? केरल में इसको देखा गया है। ठीक है, केरल में इसको देखा गया है। एंड दिस ट्री ब्लूम्स कॉटन हेयर्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी, और लगभग 1200 मीटर्स की हाइट पे। इट बिलोंग्स टू जीनस उनियाला नेम्ड आफ्टर टेक्सोनॉमिस्ट बीपी उनियाल। ठीक है, बीपी उनियाल। ठीक है, उनियाला जो है नाम दिया गया है मल्टी ब्रैकेटा। नेक्स्ट है एक नई कैटफिश ग्लाइपोथोरेक्स पुनी पुन्या ब्रेटियाई। ठीक है, थोड़ा सा एक आध वर्ड याद कर सकते हैं। सो ग्लाइपोथोरेक्स ये डिस्क्राइब किया फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज इन अरुणाचल प्रदेश बाय आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। और ये जो स्पीशीज है कलेक्ट कहां से की गई हैं? तुंग स्ट्रीम से। तुंग स्ट्रीम से। ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है टिस रिवर की। ठीक है, थोड़ा सा फैट ज्यादा हो गया आज, है ना? थोड़ा सा जो है लंबी सांस लो। ठीक है, बट दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, एक मंथ के जितने करंट अफेयर्स हैं जितना कॉम्प्रिहेंसिवली हो सकते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। सो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज डिस्कवर्ड अ न्यू कैट फिश स्पीशीज। ठीक है जी, ग्लाइपोथोरेक्स पुन्या बरत्तई। ठीक है, ये आपका कहां पर है? तुंग स्ट्रीम में, टेस रिवर इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। नेक्स्ट आता है न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर्ड इन शेंडोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जंपिंग स्पाइडर। ठीक है, सो केरल और तमिलनाडु हैव डिस्कवर्ड टू न्यू स्पीशीज जंपिंग स्पाइडर। ठीक है जी, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, तो ये नाम इसका दिया गया है। नेक्स्ट आता है साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड जाइंट वायरसेस इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क है आपका यूएस में, वेस्टर्न यूएस में। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क 1874 में जो है, 1872 में, आई एम रियली सॉरी, 1872 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसमें एक वायरस मिला है जो कि 1.5 बिलियन, देखो 1 बिलियन में है 100 करोड़, 1.5 बिलियन में कितना हो गया? 150 करोड़, 150 करोड़ साल पुराना। ठीक है, जो है वहां पर वायरस मिला है। तो इससे क्या होगा? ये कोई किसी तरीके का इस पे इसका रिस्क नहीं है ह्यूमन बींग्स को, बट इससे हमें यह पता लगेगा अर्ली एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में और अर्ली एवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में जानने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका जायंट वायरस और येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। 1978 में, काफी सालों बाद जाकर, 1872 में बना था, 1978 में जाकर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर की गई है। ये रहा आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन वायरसेस डिस्कवर्ड इन 50,000 ईयर ओल्ड निएंडरथल बोन्स। ठीक है जी, ह्यूमन वायरस मिला है 50,000 साल पहले। देखो, आज के समय पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस से पहले थे निएंडरथल्स। ठीक है, निएंडरथल्स जो है कह लीजिए इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स को जब हम देखते हैं तो होमो सेपियंस से पहले हम निएंडरथल्स को देखते हैं। तो निएंडरथल्स जो हैं और होमो सेपियंस साथ साथ में भी रहे हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें निएंडरथल्स भी थे, होमो सेपियंस इवॉल्व, कुछ स्पीशीज इवॉल्व भी कर चुकी थी। ठीक है, तो यहां पर हमें निएंडरथल एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, सब स्पीशीज हैं आर्काइक ह्यूमंस के दैट लिव्ड इन यूरेशिया अप्रोक्सीमेटली 40,000 साल पहले, और को एग्जिस्टेड विद अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस होमो सेपियंस। दे वर अडेप्टेड टू कोल्ड ग्लेशियल एनवायरमेंट्स। ठीक है, अब
किस तरीके से निएंडरथल्स एक्सटिंक्ट हो गए ये अभी तक नहीं पता है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत बेहतर तरीके से उनको बता पाएंगे। ठीक है, सो रिसर्चर्स हैव लॉन्ग वंडर्ड इफ आवर क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स माइट हैव सकम्ड टू वायरल इन्फेक्शंस दैट प्लेग द ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, मतलब ह्यूमंस आज किस तरीके से हैं, कैसे इवॉल्व हुए, उसके बारे में जानकारी में मिलने में हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आपका तामजा ब्लू होल। ठीक है, तामजा ब्लू होल, वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड इन मैक्सिको। तो आप यहां पर देख सकते हैं समुद्र में बहुत बड़ा सा होल आपको दिख रहा है। ठीक है जी, ये बेसिकली जब हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की, तो एक लैंडफॉर्म्स हम पढ़ते हैं कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, डोलोमाइट जिप्सम, जो कि पानी में घुल जाता है। ठीक है, उसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस जो है ये भी इसी से बना हुआ है। वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल होल इन मैक्सिको, दे हैव नॉट रीच्ड इट्स बॉटम येट। ठीक है, ये कहां पर है? चेतुमल बे, यूकातान पेनिनसुला, या ये रहा आपका यूकातान पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन साइड से समुद्र से या पानी से घिरा होता है। ठीक है जी, तो यूकातान पेनिनसुला में आपको ये देखने को मिलता है और इज नाउ द डीपेस्ट अंडर वाटर सिंक होल। ठीक है, सिंक होल मतलब एक एक डिप्रेशन की तरह है, जैसे वॉश बेसिन है, एक डिप्रेशन की तरह है। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वो है 1380 फीट। ठीक है, बिलो द सी लेवल। ठीक है, इतनी इसकी डेप्थ है। ये मिला है अंडर वाटर सिंक होल और वर्टिकल केव, कोस्टल कास्ट रीजन्स में आपको ये देखने को मिलता है। ये कब बनता है? जब लाइमस्टोन या बाकी रॉक्स डिसॉल्व हो जाती हैं पानी में। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया आपका यूकातान पेनिनसुला कहां पर है और ये क्या चीज हमें मिली है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, तामजा ब्लू होल। ठीक है, तामजा ब्लू होल मैक्सिको में, यूकातान पेनिनसुला के पास में। आगे चलते हैं। फ्लर्ट फैमिली ऑफ कोविड 19 वेरिएंट स्प्रेड इन यूएस। ठीक है, कोविड भी अभी तक भी एक्चुअली में फ्लर्ट ही कर रहा है लोगों के साथ। 4 साल हो गए हैं, खत्म होने को नहीं आ रहा है। तो यहां पर यूएस में कोविड 19 के नए वेरिएंट स्प्रेड होना शुरू हो गए हैं। दो ये वेरिएंट्स बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट था, बट नए वेरिएंट्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, जिसका नाम दिया गया है द सीरीज ऑफ कोविड 19 वेरिएंट्स विद इन द ओमिक्रॉन J1 lineage known as फ्लर्ट इंक्लूडिंग KP2 KP1 वेरिएंट्स। ठीक है, ये स्प्रेड हो रहे हैं, सिम्टम्स सिमिलर हैं, ज्यादा नुकसान नहीं है, बट द आइडिया हेयर इज, क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, बट फ्यूचर में खतरा हो सकता है। ठीक है, खतरा किससे हो सकता है कि कुछ ऐसा वेरिएंट हो जो अगेन फैटल हो, तो नुकसान हो सकता है। तो ये अपने आप को म्यूटेट करता जा रहा है, म्यूटेशन, बदलाव होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया हैज रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H5N1 बर्ड फ्लू। ठीक है, H5N1 बर्ड फ्लू। सो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है, कंफर्म किया है, ह्यूमन बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा इन अ चाइल्ड हु इज बिलीव्ड टू हैव एक्वायर्ड इट व्हाइल फ्लू, जो भारत में आया था उसमें बच्चे में ये देखा गया। ठीक है, बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा। सो 1996 के बाद बर्ड फ्लू वायरसेस सर्कुलेटिंग अमंग वाइल्ड एंड डोमेस्टिक बर्ड्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चाइना। और इसमें क्या होता है कि सर्टेन ओकेजन्स में ह्यूमन बींग्स को भी ये अफेक्ट करता है, और इसका जो फेटेलिटी रेट है, मतलब डेथ रेट जो है 50% तक जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग। और 67 कंट्रीज में, 5 कॉन्टिनेंट्स में आपको H5N1 हाई पैथोजन सिटी एवियन इन्फ्लुएंजा आपको देखने को मिलता है। ओनली कंफर्म्ड ह्यूमन केस जो है रिपोर्ट किया गया 2021 में भारत में, 2021 साल का लड़का था हरियाणा में। ठीक है, तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 केरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन अलर्ट आफ्टर डिटेक्शन ऑफ वेस्ट नाइल फीवर। सो केरल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ थिरुसर, मल्लापुरम, कोझिकोड, फॉलोइंग द डिटेक्शन ऑफ वेक्टर बॉर्न वेस्ट नाइल फीवर। ठीक है, वेस्ट नाइल नाम से क्लियर है, अफ्रीका। ठीक है, सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस स्प्रेड बाय क्यूलिक स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज फर्स्ट डिटेक्टेड इन केरल इन 2011। ठीक है जी, ये आपका एक फ्लेवी वायरस है रिलेटेड टू द कॉज सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और येलो फीवर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं होस्ट बर्ड है। ठीक है, बर्ड से मॉस्किटोज, देन ये ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में भी जो है जा सकता है, हॉर्सेस में जा सकता है।
अगर इसके बारे में बात करें तो नो सिम्टम्स इन मोस्ट पीपल, इन्फेक्टेड पीपल, अ फ्यू अदर सिम्टम्स, हेडेक, बॉडी एक होना, पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, रैश, ये सारे देखे जा सकते हैं, बट बहुत लोगों में ये कोई सिम्टम्स इसके देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो WNV स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन इज अवेलेबल, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स को दी जाती है, मतलब अगर सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई दी जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका साइंटिस्ट नाउ हैव एविडेंस फॉर डूम्स डे ग्लेशियर स्टार्टेड रैपिडली मेल्टिंग। ये काफी हद तक रिलेटेड है जो मैंने अभी पहले आपको न्यूज डिस्कस की थी कि किस तरीके से ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं। सो मेल्टिंग ट्वाइस एज फास्टर द साइंटिस्ट प्रीवियसली थॉट, मतलब ग्लेशियर्स 2 गुना ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं जितना पहले सोचा गया था। ठीक है, अगेन उसके पीछे की कहानी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। थ्वैट्स ग्लेशियर विच इज निकनेम्ड द डूम्सडे ग्लेशियर, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, मैसिवली इंक्रीज द सी लेवल। इतना बड़ा ग्लेशियर है ये थ्वैट ग्लेशियर कि ये सी लेवल को बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट कर सकता है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट चेंजिंग एंड मोस्ट अनस्टेबल ग्लेशियर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फाउंड इन रॉक्स। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड जो है कहां पर मिला है, रॉक्स में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। सो जियोलॉजिस्ट एट MIT ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कलेक्टेड रॉक सैंपल्स फ्रॉम, देखो इसको ऐसे समझो, जब लावा निकलता है तो लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, उस समय पर जो भी धरती का मैग्नेटिक अलाइनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली जो उस में आयरन पार्टिकल्स हैं, पहले क्या होता है कि जब वो गर्म होता है रॉक तो वो इस अलग अलग डायरेक्शन में होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे रॉक, मोल्टन रॉक ठंडी होनी शुरू होती है, वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन होनी शुरू होती है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है, इससे हमें ये पता लगता है कि उस समय पर वो पर्टिकुलर रॉक किस डायरेक्शन में थी। उससे हमें जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो कंसेप्ट देखते हैं या कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं उसके बारे में भी पता लगता है। ठीक है, सो वी आर द ओल्डेस्ट रेमिनेंट्स ऑफ अर्थ अर्ली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ऑब्वियसली इससे हमें यह भी पता लगेगा कि धरती का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें इससे पहले की जो हमें हमारे पास रॉक्स अवेलेबल थी जिसका मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्टडी किया था, दैट इज 3.5 बिलियन ईयर्स, मतलब 350 करोड़। अब हमारे पास 370 करोड़ साल पुराना है। ठीक है, मे हैव बीन हैबिटेबल अर्लियर। अच्छा, इससे एक और चीज पता लग रही है कि धरती पर हैबिटेशन उस समय पर हो सकती है, पानी हो सकता है। ठीक है, जो हम पहले सोचते थे, अगर पानी अगर उस समय पर होगा तो उससे हमें ओशियंस या सीज में लाइफ भी मिल सकती है, ऐसा देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइंड ग्रूव रोल्स आउट फर्स्ट इंडिया मेड माइक्रो कंट्रोलर चिप। ठीक है जी, एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की गई है माइंड ग्रूव के द्वारा। सो आईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर चिप विद हाई परफॉर्मेंस SoC सिक्योर IoT। अब ये IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको ऐसे समझो, ठीक है, पहले तो देख लो टेक्नोलॉजी जिसमें सेफगार्ड किया जाता है कनेक्टेड डिवाइसेस को, नेटवर्क्स ऑन IoT। आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो आप लाइक आप गूगल पर भी सीधा जो है वॉइस कमांड दे सकते हो। मान लो आपने कोई भी चीज सर्च करनी है, ठीक है, तो आप सीधा वॉइस कमांड दे सकते हो। वॉइस कमांड दिया आपने परचम क्लासेस, तो परचम क्लासेस के बारे में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एलेक्सा, ठीक है, अमेजन का एलेक्सा का प्रोडक्ट है, तो आप बताते हैं कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। देन आपका आता है SOC सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ये आपको बताता है साइबर थ्रेट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द साइबर थ्रेट्स। Mindgroove claims that chip जो है 30% cheaper है than the other chips in a similar performance class, allowing Indian original equipment manufacturers। ठीक है, तो ये फायदा क्या है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाई गई है ये 30% सस्ती होगी देन द ग्लोबल काउंटरपार्ट्स। अगेन इंडिया के स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका गूगल डीप माइंड अनवील्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग डिस्कवरी AI मॉडल। मकसद क्या है, डिजाइन टू हेल्प साइंटिस्ट डिजाइन ड्रग्स एंड टारगेट डिजीज मोर इफेक्टिवली। कहां पर वो दवाई जा रही है, कैसे वो उसका इंपैक्ट हो रहा है, वो सारी चीजें स्टडी कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल न्यूज। IIT बॉम्बे एंड TCS टू डेवलप इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ठीक है, माइक्रोचिप इमेजर। चलिए देखते हैं क्या करेगा ये।
So hold the potential to unlock new levels of precision in the examination of semiconductor chips. देखिए आज के समय पर आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसमें आपको सेमीकंडक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो सेमीकंडक्टर की कह लीजिए प्रिसीजन को देखने के लिए ये जो है क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया गया है। रिड्यूस चिप फेलियर, इससे क्या होगा, चिप के में कहां कहां दिक्कत आ रही है वो हमें पता लग पाएगा। इंप्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये भारत में बना है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे हमें जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, तो आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस ने इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बना लिया है। इससे प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, सेफ्टी, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एस्ट्राजेनेका एडमिट्स कोविड वैक्सीन रेयर साइड इफेक्ट्स। ये काफी ज्यादा चर्चा में थी ये न्यूज, क्योंकि हम सब में मैक्सिमम लोगों ने 80% से ज्यादा इंडिया में वैक्सीन लगाई है कोविशील्ड। तो जो कोविशील्ड ने फॉर्मूला लिया था वो एस्ट्राजेनेका से लिया था। अब एस्ट्राजेनेका का कहना है कि ये जो वैक्सीन लगाई गई थी इसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जो देखे जा रहे हैं, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि ये साइड इफेक्ट अलग अलग दुनिया भर में लोगों में देखे जा रहे हैं। तो इन्होंने जितनी भी अपनी वैक्सीन थी वो विड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, सो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एस्ट्राजेनेका एडमिटेड कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, गत्था जैसे कहते हैं ना, खून का गत्था बनना, लो प्लेटलेट काउंट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, ये आपको देखने को मिल रही है। और कोविशील्ड जैसे मैंने आपको बताया भारत में भी लगाई गई है। थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ये टेक्निकल नाम इसका टीटीएस है। सिंपल भाषा में कहें तो ब्लड क्लॉटिंग एंड लो प्लेटलेट लेवल्स, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर? ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर को लेकर जो है बात चल रही है, और ये क्यों चर्चा है? ये चर्चा इसलिए है कि हीट स्ट्रोक, आप कई बार कहते हैं कि ना हीट स्ट्रोक से न्यूज हम पढ़ते हैं कि 10 लोगों की जान चली गई। ठीक है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, मतलब अलग अलग जगह पर हीट स्ट्रोक की वजह से जान चली गई। अब ये हीट स्ट्रोक क्या होता है और क्यों होता है, और यहां पर ये वेट बल्ब टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है? तो ऐसे समझो कि हमारी जो बॉडी है, जब हम पसीना जब हमें आता है तो पसीना क्या है? पसीना बेसिकली हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है, जो कि जब हम स्वेटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। अच्छा, अब ऐसे समझो कि जब हम पसीना निकलता है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है कि एक पार्सल ऑफ एयर में, यूनिट पार्सल ऑफ एयर में कितने वाटर वेपर्स हैं। अब वहां पे समझो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। ऐसे समझो कि 1 लीटर की बॉटल है, उसमें 1 लीटर पानी है, दैट मीन्स उसमें और पानी नहीं आ सकता। ठीक है, वैसे ही एक यूनिट पार्सल ऑफ एयर में जितना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना ह्यूमिडिटी, जितना वाटर वेपर हो सकता था वो उतना है, उसमें और वाटर वेपर ऐड नहीं हो सकता। तो आपकी बॉडी, ठीक है, उस ह्यूमिडिटी, उस टेम्परेचर में आपकी बॉडी पसीना नहीं आ पाएगा आपको। तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, पसीना नहीं आ रहा। ठीक है जी, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जो हीट रिलीज हो रही थी आपकी बॉडी से थ्रू स्वेटिंग, वो नहीं हो पाएगी, वो हीट एक्यूमुलेट होगी, एंड दैट मे लीड टू हीट स्ट्रोक, एंड दैट मे लीड टू डेथ ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज द हीट स्ट्रोक। वहीं से ये जो है पूरी की पूरी चर्चा चल रही है वेट बल्ब टेम्परेचर की। अब ये सवाल आता है कि क्यों चर्चा चल रही है? वैसे तो गर्मी है, हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ्स हो रही हैं। अब ये सवाल चल रहा है कि पहले जो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर, बेसिकली ये लोएस्ट टेम्परेचर है दैट कैन बी रीच्ड बाय इवेपोरेटिंग वाटर इनटू द एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब बेसिकली कितने टेम्परेचर पर जो है, मिनिमम टेम्परेचर पर ये आपको देखने को मिलता है जो इवेपोरेट होना शुरू होता है। अब सवाल आता है कि ये जो टेम्परेचर पहले सोचा गया था 35 डिग्री सेल्सियस, वो उतना नहीं है, उससे कम है। सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें तो जो सेफ हीट और ह्यूमिडिटी लिमिट है, अ वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस इज सजेस्टेड एज द मैक्सिमम सेफ लिमिट अकॉर्डिंग टू 2010 स्टडी। बियॉन्ड दिस पॉइंट ह्यूमन बॉडी कांट कूल इटसेल्फ बाय स्वेटिंग, विच इज नेसेसरी टू मेंटेन स्टेबल कोर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना चल रहा है? 50 डिग्री चल रहा है, 48 49 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ये कह रहा है 35 डिग्री।
बॉडी कैसे मैनेज करेगी, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली द आइडिया यहां पर बताने के लिए। और धीरे धीरे जो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़, दोनों चीजें, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक, बॉडी जो है जो हीट लॉस है वो नहीं हो पा रहा, और या बहुत ज्यादा हीट हो जा रहा है बॉडी, ठीक है, और उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। सो लाइक द होल डिस्कशन इज अबाउट टू दिस ओनली, क्रिटिकल इन्वायरमेंट लिमिट पॉइंट, जहां पर पर्सन का कोर टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज अनकंट्रोलेबली, ठीक है जी। आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज में, एक्सप्लोरिंग वेदास पुराण महाभारत टू बी फ्यूचर रेडी, आर्मी चीफ मनोज पांडे, ठीक है, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, उन्होंने कहा जो है कि वेद को, पुराण को, महाभारत को स्टडी किया जाएगा, उस समय के वॉर टैक्टिक्स को स्टडी किया जाएगा, और उस समय की नॉलेज को मॉडर्न मिलिट्री में किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको देखा जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है, उद्भव। सो इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि डिफेंस सर्विसेज थिंक टैंक है, इसका कोलैबोरेशन है। उद्भव का नाम क्या है, ओरिजिन और जेनेसिस, मतलब कहां से शुरुआत हुई बेसिकली, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट है इंडिया और फ्रांस जो है 7th एडिशन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, शक्ति, ठीक है, शक्ति, इंडिया और फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होगी 13 से 26 मई। ये कहां पर होगी, मेघालय में, उमरोई रीजन है मेघालय का, गारो खासी जयंतिया हिल्स। ओके, बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है, बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, ठीक है। लास्ट एडिशन कब हुआ था, 2021 में, और 90 पर्सनल विल बी रिप्रेजेंटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कौन सी रेजिमेंट गई, ठीक है, एक फैक्ट हो सकता है, बट एक्सरसाइज शक्ति किस किस के बीच में, इंडिया फ्रांस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर हुई, मेघालय में हुई इस बार, ठीक है जी। सो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सबके पर्सनल इसमें रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने कंडक्ट की जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम था गगन स्ट्राइक, ठीक है, हवा से कैसे स्ट्राइक की जा सकते हैं दोनों मिलकर, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, और सॉरी इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, पंजाब में ये एक्सरसाइज हुई आपकी, ठीक है जी। सो इंडियन आर्मी खरगा कॉप्स, पार्ट ऑफ आर्मी वेस्टर्न कमांड, इंक्लूडेड 3-day जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, आज के समय पर। ये एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा की गई, कॉम्प्रिहेंसिव साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय डिफेंस साइबर एजेंसी ऑफ इंडिया। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अटेंडेड द एक्सरसाइज एंड अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज, और किस तरीके से हम सिनर्जी ला सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, इसको लेकर ये एक्सरसाइज की गई। इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रीच्ड अलास्का, अलास्का यूएसए की एक स्टेट है, ठीक है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे, कनाडा के नॉर्थ वेस्ट में आपको एक छोटा सा स्टेट दिखेगा अलास्का, जो कि किसी समय पर रशिया का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, रशिया ने दे दिया था यूएस को, ठीक है, इसकी अलग कहानी है अपने आप में। तो पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24, ये बीच बीच में जो मैं फिलर्स ऐड करता रहता हूं ना इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं मिलेगी, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ के आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने लानी पड़ती हैं। आई होप यू अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और इससे चीजों को रिटेन करने में, याद करने में लंबे समय तक मदद मिलती है। So Indian Air Force contingent reached the Eielson Air Force Base of US Air Force in Alaska, USA, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, रेड फ्लैग 24। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो, रेड फ्लैग, लाल सलाम, लाल झंडा जनरली कम्युनिस्टों का होता है, और यूएसए जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो इंडिया और यूएसए मिलकर कह रहे हैं कि हम कम्युनिस्ट, या मतलब एक कम्युनिस्ट विचारधारा से लड़ेंगे, ठीक है, लाल झंडे से लड़ेंगे, ठीक है। चलो, 2 वीक एक्सरसाइज थी ये। नेक्स्ट आता है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर रुद्र M टू एयर टू सरफेस मिसाइल। देखो, रुद्र जो है किसको कहा जाता है, भगवान शिव को, ठीक है, तो भगवान शिव त्रिशूल मार रहे हैं हवा से जमीन की तरफ, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं याद रखने के लिए। सो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया सरफेस एयर टू सरफेस मिसाइल Su-30 फाइटर जेट से, ठीक है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स क्या होती हैं, डिटेक्ट करती हैं, ट्रैक करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं एडवर्सरी, मतलब एनिमी के रडार कम्युनिकेशन एसेट्स को, ठीक है, विच आर जनरली पार्ट ऑफ देयर एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट आता है डीआरडीओ ने टेस्ट किया स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम, एंटी सबमरीन, सबमरीन पनडुब्बी,
ठीक है, पनडुब्बी को अटैक करने के लिए। एंड सो सक्सेसफुली टेस्ट द सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इन चारों का डिफरेंस लिख देंगे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में, छोटा सा है। सबसोनिक किसे कहते हैं, लेस देन 1 मैक, ट्रांससोनिक 1 मैक, दो तो मैंने बता दिया आपको, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक लिख देना, ठीक है। सो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है, और फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको पहले कहा जाता था व्हीलर आइलैंड, ठीक है, व्हीलर आइलैंड उड़ीसा में। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम, ठीक है जी। सो डिजाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा टू एनहांस द एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट आता है इंडिया का फर्स्ट एवर बॉम्बर यूएवी अनवील्ड इन बेंगलुरु, ठीक है। देखो, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी इसे कहा जाता है। बॉम्बर, तो इसमें एक और टर्म आता है यूसीएवी, ठीक है, अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ठीक है। तो बेसिकली जिसमें हथियार भी है, ठीक है, जो आप एज अ कह लीजिए वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। सो फ्लाइंग वेज, सो इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय बेंगलुरु फर्म। सो फ्लाइंग वेज डिफेंस सिटी बेस्ड डिफेंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है। अनवील किया है FWD फॉरवर्ड, देख सकते हैं 200B अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, इंडिया का पहला इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, इंडिया का पहला। देखो, ये दो चीजें शो कर रहा है, एक तो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शो कर रहा है, एक शो कर रहा है कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो आगे आ रही हैं, ठीक है, वो डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये इसमें मेल है, मेल मेल वो फीमेल और मेल वाला नहीं, मेल होता है इसमें मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इसमें लो ऑल्टीट्यूड एक सर्टन हाइट तक अगर ड्रोन उड़ रहा है तो उसको लो ऑल्टीट्यूड कहा जाता है, फिर उसके बियॉन्ड मीडियम और उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड, उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल सर्विलेंस पेलोड्स होंगे, मिसाइल लाइक वेपन्स होंगे फॉर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स, ठीक है, मिसाइल लाइक वेपन्स होंगे जो बिल्कुल एग्जैक्टली जगह पर स्ट्राइक कर सकेगा। दिस इज अ, ये बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट मी, क्योंकि इसमें आप एक ड्रोन को उड़ा रहे हैं, यूएवी को उड़ा रहे हैं और वहां पर स्ट्राइक करके वापस आ जा रहे हैं आराम से अपने बेस में बैठकर, ठीक है, ये काम कर पा रहे हैं आप। इंडियन आर्मी सेट्स अप वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैंक रिपेयर यूनिट नियर एलएसी। सीधा सीधा मकसद क्या है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो बेसिकली अक्साई चीन का बॉर्डर, ठीक है, जो अक्साई चीन चाइना कंट्रोल करके बैठा है, ठीक है, लद्दाख रीजन में, वहां पर क्योंकि फ्यूचर में टू फ्रंट वॉर का खतरा हो सकता है, तो वहां पर किस तरीके से हमें जो है हाईएस्ट टैंक रिपेयर यूनिट वहां पर चाहिए और टैंक्स को रिपेयर किया जाए, वहीं पर रिपेयर हो जाएं टैंक्स आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस कैपेबिलिटी को इंश्योर कर लिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। So Indian Army has over 500 of its tanks and infantry combat vehicles deployed in eastern Ladakh। 500 से ज्यादा टैंक्स वहां पर डिप्लॉयड हैं और उनको रिपेयर करना वहीं पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेटअप वहां पर तैयार कर लिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी आइज एनहांस्ड रियलिज्म विद OPFOR यूनिट, ठीक है। ये OPFOR यूनिट क्या है, अपोजिंग फोर्सेस, ठीक है, अपोजिंग फोर्सेस। इसका मकसद क्या होता है, देखो ये यूएस में एक टेक्नोलॉजी है, जब सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेशन का मतलब होता है कि आप पूरी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और कि इस तरीके से गोली चलाई जाएगी, वहां सामने से अटैक आएगा, तो ये जो चीज है इस सिमुलेशन में आप अपोजिंग फोर्सेस के द्वारा क्या अटैक होगा उसको भी देख रहे हैं, ठीक है, ताकि एक्चुअल वॉर लाइक कंडीशंस आप डेवलप कर रहे हैं और कैसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग ले सकते हैं। सो एम्ड एट सिमुलेटिंग एडवर्सरियल रोल्स ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड वॉर गेम ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग में हेल्प होगी, क्योंकि आपको मान लिया आपने तो अटैक किया, सामने से भी अटैक आएगा ना, तो वो कैसे होगा, तो वो उससे आपकी ट्रेनिंग बेहतर हो सकेगी, आपका रिएक्शन टाइम बेटर हो सकेगा। नेक्स्ट आपका चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट शाफ बेंगलुरु, ठीक है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इनॉग्रेट किया है पहला इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम, कहां पर, ये किया है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। सो कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु, सो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम,
अपने आप में पहला है 24/7 टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन, ठीक है, फॉर द सर्विंग इंडियन एयरफोर्स पर्सनल एंड देयर फैमिलीज अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है जी, एक समझौता किया है। सो आईओसीएल के साथ इंडियन आर्मी ने पार्टनर किया है फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, कि किस तरीके से धीरे धीरे हम ग्रीन और ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें। सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी होगी फॉर हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी, ये दिल्ली एनसीआर के लिए है, ठीक है जी, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस फॉर यूज इन दिल्ली एनसीआर। इससे दो तीन चीजें होंगी, इससे धीरे धीरे आर्मी मॉडर्नाइज होगी, आर्मी में ग्रीन टेक्नोलॉजी जाएगी, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है जी। चलिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम आज के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है बीएसएफ में ऑन रिक्वेस्ट पोस्टिंग। देखिए, सीएपीएफ में, खासकर बीएसएफ में और सीआरपीएफ में एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल के तहत पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2023 तक 46,000 पर्सनल ने जो है अर्ली रिटायरमेंट ली है। 46,000 लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट ली है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो डिससेटिस्फेक्शन है इन द सर्विसेज। अब इस चीज को दूर करने के लिए यह कहा गया कि 5 इंडिविजुअल चॉइसेस दी जाएंगी पोस्टिंग के लिए, 5 इंडिविजुअल चॉइसेस फॉर पोस्टिंग, ऑन रिक्वेस्ट पोस्टिंग, और एयर टिकट्स को बुक किया जाएगा, ठीक है जी, फॉर ऑल द पर्सनल व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव। देयर आर सम ऑफ द की डिसीजंस जो लिए गए हैं ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाया जा सके। तो आप जब छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपकी टिकट बुक हो जाएगी, आपको इंडिविजुअल पोस्टिंग के लिए चॉइस पोस्टिंग का मौका मिलेगा। तो ये है मकसद। द मैक्सिमम मोर देन 21,000 men and women who took early retirement from BSF, which guards the Pakistan and बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर। ये आपकी सीएपीएफ है, सिविल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। मेनली 5 फोर्सेस उसमें देखी जाती हैं, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी। जो एनएसजी है ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, असम राइफल भी एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जो कि जिसमें ऑफिसर रैंक पे आपको इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स मिलते हैं, पर जो ट्रूप्स हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं असम राइफल्स के द्वारा ही। नेक्स्ट आता है इंडियन एयरफोर्स एक्टिवेट्स बम्बी बकेट एरियल फायर फाइटिंग फॉर नैनीताल फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है जी। हाउ दिस इज बीइंग डन, तो एक देख सकते हैं, एक बकेट जो लाया गया और ये पानी कलेक्ट करेगा कहां से, भीमताल से, ठीक है जी। सो डिप्लॉयड MI-17 V5 हेलीकॉप्टर अंडरटेक बम्बी बकेट ऑपरेशन, बड़ा एक यूनिक सा ऑपरेशन था, टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम भीमताल लेक नियर नैनीताल। और फिर ये जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल बकेट से पानी ले जाके आप जो है जहां आग लगी हुई है वहां पे डाल रहे हैं ताकि आग बुझ जाए, ठीक है, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही यहां पर कहानी की गई है। इसको इन्वेंट किया गया था कैनेडियन मैन डॉन आर्नी के द्वारा, और 2017 में ही वॉज इंडक्टेड इनटू द इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम विद दिस इन्वेंशन, ठीक है। तो ये उसकी जो इन्वेंशन थी 1983 में, ये जो है बम्बी बकेट का जो ऑपरेटर्स है उसने तैयार किया था। नेक्स्ट आता है इंडियन एयरफोर्स टेस्ट भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। ये भी एक नई इंटेलिजेंट इन्वेंशन है या नई एक इनोवेशन है। सो फील्ड टेस्ट ऑफ आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल, मतलब आप एयर ड्रॉप कर रहे हैं पूरे के पूरे हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल को एयर ड्रॉप कर रहे हैं, जी हाँ, मतलब जो नेसेसरी चीजें हैं, मान लीजिए किसी भी जगह पर किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो वो पूरे के पूरे जो नेसेसरी चीजें हैं वो आप एयर ड्रॉप कर दें वहां पर, आप मतलब उस जगह पर, ताकि उसी समय पर उसी जगह पर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। सो परफॉर्मिंग एयर ड्रॉप इन आगरा, फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड दिस पोर्टल hospital. Test was performed so that portable hospital can be deployed to cater the emergencies anywhere. So Bhishma portal cubes are a part of the broader initiative named Project Bhishma, Bharat Initiative for Sahyog, Hit and Maitri. नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है जी, 4 जनरेटर्स टू विलेजर्स इन द नॉर्थ सिक्किम अंडर सद्भावना स्कीम। देखिए, आर्मी हो, सीएपीएफ हो, वो इस तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं ताकि 2-3 चीजें रहती हैं उसमें। एक तो जो नेसेसरी चीजें हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे हैं, उनको वो चीजें प्रोवाइड की जा सके, और फोर्सेस के साथ जो कनेक्ट है
वहां के स्थानीय लोगों का वो बेटर हो सके, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो भी एक तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का काम करते हैं। जैसा कि हमने कारगिल वॉर के समय पर भी देखा था कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये इंफॉर्मेशन दी गई थी सबसे पहले कि हाँ जी वहां पर जो है पाकिस्तानी फोर्सेस की मूवमेंट देखी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन रहता है। तो सद्भावना स्कीम के तहत इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रीब्यूट किया नॉर्थ सिक्किम में जनरेटर्स को। ठीक है जी, तो ये इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर के द्वारा, ठीक है, नागा एंड रंगरंग विलेजेस। नेक्स्ट आता है ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस हुई, परिवर्तन चिंतन 2 चेयर्ड बाय सीडीएस जनरल अनिल चौहान। सो देखो नाम से क्लियर है, परिवर्तन चिंतन, क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं आर्म्ड फोर्सेस में, उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई। पाकिस्तान सक्सेसफुली इंडिजिनियसली डेवलप फटा 2 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है प्रिसीजन गाइडेड फटा 2 रॉकेट, कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फटा 2, जिसका जो कैपेबल है टू इंगेज टारगेट्स विद हाई प्रिसीजन, रेंज अप टू 400 किलोमीटर्स। तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थोड़ा सेशन जो है आज काफी डिटेल में रहा, काफी बड़ा था, बहुत सारी चीजें थी, बट आई होप दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। देखते रहिए परचम क्लासेस।